एसपीएस की क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जो लिखा हूँ लेसन 10 केमिस्ट्री लेसन 3 धात और अधात, ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें इसके पहले मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि सक्रिय धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है। इसको हमने 3 तरह के अयस्कों में बांटा था। उच्च सक्रिय अयस्क, मध्य सक्रिय अयस्क, निम्न सक्रिय अयस्क। इन अयस्कों को कैसे शुद्धिकरण करते हैं, कैसे उसको परिष्कृत करते हैं। तो उच्च सक्रिय को हम परिष्करण करने के लिए जो है आपको पहला भर्जन, उसके बाद ऑक्साइड में बदलना, भर्जन इसको कहते हैं। भर्जन के बाद जो है धातु ऑक्साइड में बदल करने के बाद से उसको गर्म करते हैं और विद्युत अपघटन करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा उसको हम लोग शुद्धिकरण करते थे। आज हम उसके आगे वाला पढ़ा रहे हैं कि धातुओं का परिष्करण, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे करेंगे। धातुओं को परिष्करण करने के लिए सबसे आसान विधि है कि विद्युत अपघटन कराया जाए। क्या कराया जाए? विद्युत अपघटन कराया जाए। इसके लिए अशुद्ध धातुओं को अपघटन कराने के लिए, अपघटन करा करके शुद्ध तरह के धातुओं को प्राप्त करने के लिए इसमें एक विद्युत अपघट्य पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? विद्युत अपघट्य पात्र लेते हैं। इस विद्युत अपघट्य पात्र में 2 तरह के इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक ऐसा इलेक्ट्रोड और दूसरा जो है इस तरह का इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड यह एनोड होता है, धन विद्युतीय वाला एनोड, जो अशुद्ध धातु का बना होता है। अशुद्ध धातु का बना होता है, जैसे अशुद्ध कॉपर, अशुद्ध आयरन इत्यादि। और दूसरा होता है कैथोड। कैथोड जो शुद्ध तरह के धातु का बना होता है, शुद्ध धातु का बना होता है। अब इसमें जो है पिघलित हुई अवस्था के अंतर्गत धातुओं को पिघला करके रख देते हैं। रखने के बाद से थोड़ा सा इसके अंदर अम्लीय ऑक्साइड H2SO4 या कोई भी अम्ल मिला देते हैं, जिससे यह अम्लीय ऑक्साइड में आसानी से विघटित हो जाता है। इसलिए इसके अंदर अम्ल की मात्रा को मिलाते हैं। और अम्ल की मात्रा को मिलाने के बाद उसमें उच्च वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाह करते हैं। तो जितने धात्विक या लक्षण वाले जो तत्व होते हैं, धातु होते हैं, वह सब कैथोड पर जमा हो जाते हैं। और जितने अधातु तरह के तत्व होते हैं, ऋण माइनस वाले, ऑक्साइड वाले, वो सब एनोड के नीचे जमा हो जाते हैं। इसको हम लोग जो है एनोड पंख कहते हैं। क्या कहेंगे? एनोड पंख कहते हैं या मड कर सकते हैं। यहाँ पर शुद्ध तरह के धातु को प्राप्त करते हैं। इस तरह से विद्युत अपघट्य विधि के द्वारा आसानी से हम शुद्ध धातुओं को अलग, अशुद्ध धातुओं को अलग करते हैं। फिर से एक बात समझ जाइए।
धातु का परिष्करण किसे कहते हैं? यह कैसे संभव हो सकता है कि किसी ऑक्साइड वाले अयस्क से हम शुद्ध तरह के धातुओं को प्राप्त कर सकें? इसको मैं आंसर बोल रहा हूं। किसी भी अयस्क से, ऑक्साइड से, उसमें से प्राप्त शुद्ध तरह के धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम धातुओं का परिष्करण करते हैं। धातुओं के परिष्करण करने के लिए विद्युत अपघट्य विधि को अपनाते हैं, जिससे हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब इसकी संरचना लिखेंगे। विद्युत अपघट्य एक ऐसा जार होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। पहला अशुद्ध धातु का बना हुआ एनोड कोटि का कार्य करता है, जो धन आवेशित वाला भाग का दर्शाया गया है। दूसरा जो है शुद्ध तरह के धातु वाला कोटि जो होती है, वह कैथोड का कार्य करता है। इसको जो है ऋण कैथोड के द्वारा दर्शाया गया है। अब इस विद्युत अपघट्य पात्र में धातु ऑक्साइड अयस्कों को पिघला करके इसमें रख देते हैं तथा इसके ऊपरी एनोड और कैथोड सिरे से उच्च वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, जिसकी विद्युत सुचालकता और अधिक रहे। इसलिए इसके अंदर हम थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं। अम्लता के कारण विद्युत अपघट्य की मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिससे उच्च वोल्ट की बैटरी से जोड़ करके विद्युत जब अपघटन कराते हैं तो इस अपघटन से जितने ऑक्साइड या ये अधात्विक तरह के जो है तत्व होते हैं, अधात्विक धातु होते हैं, वह सभी के सभी एनोड के खूंटी के नीचे या एनोड सिरा के नीचे आकर बैठ जाते हैं, जिसको हम एनोड पंप कहते हैं। तथा जितने शुद्ध तरह के जो है धातु होते हैं धन विद्युतीय गुण वाले, वह ऋण सिरा के पास जाकर के चिपक जाते हैं। इस तरह से ऋण सिरा वाले को हम चिपके हुए शुद्ध धातुओं को अलग कर लेते हैं, अशुद्ध धातुओं को अलग कर लेते हैं, जिससे शुद्ध तरह के धातु हमें जो है प्राप्त हो जाता है। यह एक सामान्य तरह की विधि है। यह कैथोड पर जो निक्षेपित तरह के शुद्ध धातु है उससे शुद्धता जो है 99 पॉइंट तक यह शुद्ध होते हैं, जबकि जो है अन्य विधियों की अपेक्षा सबसे सरल और आसान विधि है, जिसके द्वारा हम शुद्ध तरह के धातुओं को जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है धातु संक्षारण क्या है? कोरोशन ऑफ मेटल्स। धातु संक्षारण क्या है? धातु संक्षारण क्या है? प्रकृति के अंदर धातुएं अम्ल से, वायु से, जल से क्रिया करके नष्ट होती रहती है। ऐसे धातुओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम लोग धातुओं का संक्षरण या धातुओं का क्षारण करते हैं। जैसे यदि आयरन है, वायुमंडल से वायु से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ऐसे ही Fe जो है नमी में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तब पर भी जो है ये जो है ऑक्साइड बना करके हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसका क्षरण होगा। तीसरा जो है हम लोग जो है धातुओं को अम्ल में रखते हैं, H2SO4 में रखते हैं, तो देखेंगे कि ये जो है धातु FeSO4 प्लस H2 ये भी क्षरण होता है। आप लोग जानते हैं कई ऐसे सुनार होते हैं जो अम्लराज के अंदर सोने को डाल करके पूरे सोने को गला सकते हैं। वह अम्ल से क्रिया करके उस धातु का क्षय करता रहता है, नष्ट करता रहता है।
अतः प्रकृति में इन धातुओं के नष्ट होने को ही हम लोग जो है धातुओं का संक्षारण करते हैं, कोरोशन ऑफ मेटल। क्या बोलते हैं इसको? कोरोशन ऑफ जो है मेटल्स, कोरोशन ऑफ मेटल्स। ये कोरोशन ऑफ मेटल में हमने बोला कि प्रकृति के अंदर धातु, सक्रिय तरह के धातुएं वायु से, जल से, अम्ल से, कुछ क्षार से भी क्रिया करके नष्ट होते रहते हैं। धातुओं के यह नष्ट होने की प्रक्रिया को ही हम लोग धातुओं का संक्षारण कहते हैं। ये धातुओं का संक्षारण प्रकृति में होते रहने से ये धातुएं नष्ट हो करके धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। यह सक्रिय धातुओं में ये क्रिया सबसे अधिक होती है। निम्न सक्रिय धातुओं में ये क्रिया नहीं के बराबर होती है। जैसे सोना, प्लेटिनम, चांदी, उसकी चमक आप लोग देखते हैं हमेशा बरकरार रहता है। क्या? क्योंकि प्रकृति के वायु से, जल से या अम्ल से जल्दी क्रिया नहीं करता है, और क्रिया न करने के कारण वह प्रकृति के अंदर उसका क्षरण भी जो है नहीं होता है। ये प्रकृति में क्षरण निम्न श्रेणी या निम्न सक्रिय तरह के धातुओं में जो है नहीं होती। अब इन धातुओं के संक्षारण से बचाने का क्या कार्य है? हम लोग संरक्षण कैसे करेंगे? उसको क्या कहेंगे? धातुओं का प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन, धातुओं के संक्षारण को रोकना। धातु का संरक्षण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन। प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरेशन, धातुओं के संचरण को रोकना। धातुओं के संचरण को रोकने के लिए हम निम्न उपाय करते हैं। पहला, पेंट लगाकर। क्या करेंगे? पेंट लगाकर। आप लोग देखते हैं कि आपके घरों के अंदर बहुत से लोहे की बनी ग्रिल, दरवाजे, अन्य तरह तरह के सामान जो है लगे होते हैं। इन सभी को आप लोग पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? कि ये वायुरोधी हो जाए, और वायुरोधी होने के कारण वायु से क्रिया नहीं करेगा, जिससे ये धातु का संक्षारण जो है नहीं हो। इसलिए गेट का दरवाजा या ग्रिल आप लोग पेंट कर देते हैं, या जितने भी जो है आप लोहे की बनी हुई उपकरण है उनको पेंट किया जाता है, कि पेंट करने से उसका जो है संक्षारण प्रकृति के अंदर जो है नहीं होता। अतः पेंट लगा करके हम लोग संक्षारण को जो है रोक सकते हैं। दूसरा होता है ग्रीस लगा करके, ग्रीस या तेल लगा करके। इसमें आप लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी उपकरण होते हैं जिनको हम लोग ग्रीस लगा करके या आयल्स लगा करके उसके संचरण को रोकते हैं। जितने कृषि उपकरण है, हल है, कृषि जो है आपके जो है खुरपी, कुदाल, उसमें आप लोग आयल्स लगा दें, मोबिल्स लगा दें। ट्रैक्टर से जो है ट्रैक्टर के सामान जो होते हैं उसको जो है मोबिल्स आयल लगा दें, तो वो प्रकृति के वायु से, जल से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि जल उसके साथ चिपकने नहीं देता है, वायु जो है टच नहीं करने देता है, जिससे वह ऑक्साइड बना करके प्रकृति के अंदर क्षरण जो है नहीं होता। इस तरह से उसको हम नष्ट होने से बचा सकते हैं, क्षरण होने से जो है बचा सकते हैं। तीसरा होता है गैल्वेनीकरण।
गैल्वेनीकरण, प्लेटिंग इसको कहते हैं। गैल्वेनीकरण क्या है? प्रकृति के अंदर बहुत ऐसे धातु होते हैं जो धातु जो है वायु से जल से क्रिया करके क्षरण नहीं करते, वो अक्षरण वाले धातु जैसे जिंक है, टीन है, क्रोमियम है, ये सभी ऐसे तरह के धातु हैं कि यह धातुओं को गला करके लोहे की बनी हुई वस्तुओं को जो है उसमें हम डाल देते हैं, जिससे इस लोहे की बनी हुई वस्तुओं के ऊपर यह जस्ता का एक प्रकार का आवरण चढ़ जाता है। यह आवरण उस लोहे की बनी वस्तुओं को न तो वायु से मिलने देता है, न तो जल से मिलने देता है, इसलिए वो क्रिया करके क्षरण नहीं होने देता है। ऐसे जस्ते के वो ये जो है पर चढ़ाने की प्रक्रिया को ही हम लोग जो है गैल्वेनीकरण करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जितने पाइप बने होते हैं, पाइप जो है नल का या टोटी का पाइप जो होता है वो लोहे का बना होता है और उसके ऊपर जस्ते का आवरण चढ़ा होता है। ऐसे ही जो है आपका जो है ये पाइप के अतिरिक्त जो है बहुत से बाल्टी होता है, लोहे की जो बनी हुई बाल्टियां होती है, अंदर लोहे की बनी होती है और उसमें जस्ते के बने हुए जो है आवरण पर या धातु को जो अंदर पिघला करके डाल देते हैं, जिसकी बाहरी सतह पर उसका परत जम जाता है। परत जमने से वो बाहर से जो है यह सफेद दिखता है, अंदर लोहे का बना होता है। ऐसी तरह के गैल्वेनीकरण करके हम उसको संक्षरण होने से जो है बचा सकते हैं। तीसरा, चौथा होता है टीन कोटिंग, उसको कर सकते हैं कोटिंग। क्रोमियम टीन प्लेटिंग, इसको कर सकते हैं प्लेटिंग जो है आपका दिया प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग। ये क्या होता है? प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे धातु हैं जैसे टीन, एशियन, क्रोमियम, सियार, यह ऐसे धातु होते हैं जो वायुरोधी होते हैं, जंगरोधी होते हैं। अतः लोहे की बनी हुई मजबूत वस्तुओं को उनके ऊपर टीन का या क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के निक्षेपित हो जाने से आयरन अपना वस्तुओं का संचरण नहीं होने देता है और वो सुरक्षित रहता है। इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही हम लोग जो है टीन प्लेटिंग, क्रोमियम प्लेटिंग जो है कहते हैं ना, एशियन और क्रोमियम, सियार, इससे हम लोग लोहे की बनी वस्तुओं को प्लेटिंग करते हैं। पांचवा विधि है मिश्र धातु बना करके, धातुओं को मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु क्या होता है? एलाई इसको कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को मिला करके एक नए तरह के मिश्रित धातु को बनाना ही मिश्र धातु कहलाता है। इस मिश्र धातु से लोहे के अंदर जो जंग लगने का गुण होता है वो नष्ट हो जाता है, नहीं रह जाता है, और इससे हम लोग अच्छे तरह से मजबूत, अच्छे तरह से सुरक्षित वाले धातुओं का निर्माण जो है कर लेते हैं। इसमें ये धातुओं का निर्माण करने के सबसे सामान्य विधि है। आप लोग जितने इंजीनियरिंग सामान है, गाड़ियों का सामान है, ये जो है बर्तन है, पीतल के जो बर्तन है, वो सभी के सभी मिश्र धातु के रूप में जो है हम लोग बनाते हैं। अब इसके ये कौन कौन सी हमने विधि बताया? धातुओं के संचारण करने के लिए, संचारण को रोकने के लिए पहला पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीस लगाकर, तीसरा गैल्वेनीकरण करके, तीसरा टीन और क्रोमियम के प्लेटिंग करके, पांचवा जो हमने बोला मिश्र धातु बना करके।
ऐसे ऐसे विधि के द्वारा धातुओं के क्षरण को रोकने का उपाय हम लोग जो है कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं और रोक करके जो है वो प्रकृति में उसको गलने से जो है रोका जा सकता है। अब इसके बाद है उपधातु जिसे कहते हैं। ये धातुओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम लोग उपधातु क्या है। उपधातु इसको कहते हैं मेटलाइट्स। मेटलाइट्स क्या है? ऐसे तरह के धातु जो कुछ परिस्थितियों में धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रकट करते हैं, उन तत्वों को हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या हमने बोला? वे तत्व कुछ परिस्थितियों में धातु का गुण, कुछ परिस्थितियों में अधातु का गुण, दोनों तरह के गुणों को प्रकट करते हैं। ऐसे तरह के तत्वों को हम उपधातु कहते हैं। उपधातु में जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी के सभी कुल इनकी संख्या 8 है। 8 ऐसे तत्व हैं जो उपधातु के अंतर्गत जो है आते हैं। इसमें आते हैं उपधातु के अंतर्गत आते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें इत्यादि। अब आता है मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु एक बार और पढ़ा जाएगा। 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके एक नए बनने वाले धातु को हम मिश्र धातु या एलाइड कहते हैं। मिश्र धातु या एलाइड कहते हैं। एलाइड में क्या हो जाएगा? इस एलाइड के अंतर्गत बहुत से ऐसे उपकरणों का निर्माण करते हैं हम लोग, जिसमें उसके अंदर उसके गुण में परिवर्तन आ जाते हैं और मानव जीवन के लिए बहुत से उपयोगी जो है बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पीतल। पीतल का बर्तन अधिक टिकाऊ होता है। इसमें कॉपर 70% और जेडियम जो है 30% मिला करके ये पीतल की वस्तुओं को निर्माण करते हैं। क्या हमने बोला? 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिला करके एक नए तरह के धातुओं के बनाने की प्रक्रिया को मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातु का गलनांक, सक्रियता, उसके बहुत से भौतिक व रासायनिक गुण मूल धातु से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता के लिए हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया कि पीतल का बर्तन, लोहे के बर्तन में हम लोग नहीं खा सकते, है ना? तो ये पीतल के बर्तन का उपयोग करते हैं जिस पीतल में कॉपर 70% और जेडियम, जिंक जस्ता जिसको कहते हैं, वो 30% मिला करके जो है इसको बनाई जाती है। ऐसे ही कांसा होता है। कांसा भी एक ऐसे तरह के धातु होता है जो मिश्र धातु का होता है। इसमें 88% जो है आपका ये कॉपर होता है। कॉपर कितना होता है? 88%। और यशियम 3 जो होता है 12% मिला करके ये बनाया जाता है। इससे बहुत से मूर्तियां का निर्माण हम लोग करते हैं, फल के रंगा पदार्थों का निर्माण करते हैं। ऐसे ये मिश्र मूर्तियों के निर्माण करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाता है। अमलगम कुछ धातुएं जैसे तांबा Ag के साथ जैसे सोना Au, टीन यशियन, ये सभी ऐसे तरह के धातु हैं। कॉपर, क्रोमियम, निकेल के विलयन को हम लोग जो है कॉपर, क्रोमियम, कॉपर, निकेल
इत्यादि ऐसे धातुओं के विलयन को हम लोग जो है अमलगम करते हैं। एचजी में इसमें होता है विलयन को अमलगम करते हैं। या फिर ये जो है आज अमलगम नहीं होता, जिसमें एफई पीटी ये अमलगम नहीं होता, लेकिन एजी होगा, एयू होगा, एसएल होगा, कापर होगा, निकेल होगा, फिर से जो है सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। ये सभी धातुओं के जो विलयन होंगे, इस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? अमलगम। अमलगम अमलगम करते हैं। जबकि एफई पीटी यह अमलगम के अंतर्गत जो है नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों को जो है पढ़ना है सोने का मिश्र धातु। सोना जैसा कि जानते हैं बहुत ही मूल्यवान तरह का जो है धातु है, जिसको आभूषण बनाने में उपयोग करते हैं। लेकिन सोना जो है 24% वाला, या कैरेट में इसको आप लोग करते हैं, कैरेट में ये प्योर शुद्ध होता है, लेकिन ये सोना जो है बहुत ही नर्म है। इसका आभूषण आसानी से हम लोग जो है नहीं बना सकते। अतः इसको बनाने के लिए हम लोग इसमें इस सोने के अंतर्गत जो है आभूषण बनाने के लिए 22% जो है शुद्ध सोना और 2% इसमें तांबा अथवा चांदी का उपयोग। कितना? 22% सोना और 2% आपका तांबा अथवा चांदी का उपयोग करते हैं, जिससे इसकी कठोरता बढ़ जाती है। और बढ़ जाने के बाद से जो है ये जो है आभूषण बनाने योग्य होता है। नहीं तो ऐसे केवल प्योर सोने का आभूषण का निर्माण हम लोग जो है नहीं कर सकते। मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों हम लोग बनाते हैं? पहला है, मिश्र धातु बनाने के लिए निम्न उद्देश्य है। पहला कि मिश्र धातु बनने से जो सक्रिय धातुएं होती है, जो प्रकृति के अंदर क्रिया करके नष्ट होने लगती है, वह नष्टता को रोका जा सकता है। दूसरा होता है, पहला हमने क्या था, संक्षारण कर सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं, संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा क्या है, इन धातुओं की कठोरता को बढ़ा सकते हैं, कठोरता को बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है इस धातुओं के अंदर और मजबूती बढ़ा सकते हैं। धातुओं के गलनांक, सोल्डर करके गलनांक क्वथनांक को बढ़ा सकते हैं। गलनांक व क्वथनांक को बढ़ा सकते हैं, जिससे वह उच्च ताप पर सहन करने की क्षमता उसके अंदर जो है आ जाए। ऐसे ही रंग का प्रकटीकरण सुधार कर सकते हैं। रंग का प्रकटीकरण, रंग का प्रकटीकरण का सुधार कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम हल्के ये सफेद रंग का होता है, लेकिन इसमें कापर हम लोग मिला दें, कापर Cu, तो इसके रंग में और अधिक जो है गाढ़ापन हो जाता है, ब्रांज होने लगता है इसके, और वो जल्दी जो है वह समाप्त नहीं होता है, छूटता नहीं है। इस तरह से रंग ये हम उसको जो है बढ़ा सकते हैं। अगला, कुछ ऐसे तरह के धातु होते हैं जिसको मिला देने से उसकी सक्रियता घट बढ़ सकती है। सक्रियता मिश्र धातुओं की सहायता से सक्रियता को घटा सकते हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना, सक्रियता को घटा और बढ़ा सकते हैं। ऐसे जो है ये हम लोग धातुओं के गुण है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसमें हम आज आप लोगों को होमवर्क देंगे, उस होमवर्क के अनुसार